ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला टर्मिनोलॉजी लिखेगा वर्क, है ना। हमें आज वर्क, ये फर्स्ट लॉ पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स का। मैंने आपको कहा था कि हम 3 क्वांटिटी पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ के पढ़ने से पहले। वो एक तो हो गया हमारी इंटरनल एनर्जी, सेकेंड हो रहा है वर्क, और थर्ड हम पढ़ेंगे हीट। ये तीनों को मिला करके हम फर्स्ट लॉ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्क के बारे में लिखते हैं, नीचे लिखना। जैसे आप लोग फिजिक्स में वर्क पढ़ते थे ना, तो फिजिक्स का वर्क कैसा था कि फोर्स होना चाहिए और उसके कारण बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि वर्क हैज बीन डन फिजिकली, है ना। फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन तभी माना जाएगा जब आपके कारण जो फोर्स अप्लाई हुआ है उससे उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए एफ इंटू एस। ठीक है, एफ इंटू एस या एफ इंटू एल, उसका आप वर्क डन बोलेंगे। इन द सेम वे यहां भी वर्क डन माना जाएगा, बट यहां पर फोर्स की जगह हम प्रेशर बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम वॉल्यूम बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। वही सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को ध्यान रखना, ऊपर से प्रेशर देने पर वॉल्यूम V1 से V2 कम हो जाएगा। आप अगर प्रेशर दोगे तो प्रेशर के कारण वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले V1 था वो अब कम होकर क्या हो जाएगा V2। तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ पिस्टन का। पिस्टन हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय दिस डेल V, V2 माइनस V1। पहले V2 था इतना, अब V1 हो गया इतना, तो V2 माइनस V1 करूंगा तो ये आ जाएगा, और ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो PV यानी कि P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं अपन। यहां क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वहां बोलते थे वर्क को फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क। इन फिजिक्स वी कॉल वर्क एज फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क, यहां हम बोलेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखे, वर्क लिख लेना, हाइफन डाल के लिखना। in thermodynamics we call this work as in thermodynamics we call this work as work of expansion or compression, work of expansion slash करके compression, वर्क ऑफ एक्सपेंशन स्लैश कंप्रेशन, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और ये वर्क हम सिर्फ गैसेस के लिए ही करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि गैसेस ही कंप्रेस हो सकती हैं और उनका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। आप सॉलिड को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ना ही ये काम आप लिक्विड के साथ कर सकते हो। तो जनरली इन केसेस में अपन गैसेस के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक लाइन और लिखना, दिस टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन this type of work is involved in this type of work is involved in system consisting of gases, system consisting of gases, system consisting of gases. This type of work is involved in system consisting of gases. Full stop. It is the work done when the gas expands. It is the work done when the gas expands. It is the work done when the gas expands or contracts, या compress भी लिख सकते हैं। It is the work done when the gas expands or contracts against the external pressure. Against the external pressure, against the external pressure. Full stop. It is a kind of mechanical work. It is a kind of mechanical work. It is a kind of mechanical work. ठीक है, ये डायग्राम बना लो। ये आपका वही सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, सुनना इधर है ना। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है जहां पर ये आपका इनिशियल पोजीशन है पिस्टन का। गैस एक्सपैंड हो रही है, इसलिए एक्सपैंड होकर के ऊपर चले गई, ये पिस्टन ऊपर चला गया। कितने लेंथ से ऊपर गया, डीएल लेंथ से। अपन ने उसको क्या नाम दे दिया, डीएल। स्मॉल लेंथ होगी वो, इसलिए डीएल नाम दे दिए, है ना। डी मतलब स्मॉल होता है, जैसे डीएक्स आप लोग पढ़ते हो इंटीग्रेशन वाला। तो डीएक्स में बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको इतने बड़े चीज का पूरा फुल एरिया निकालना है, तो
तो आप इस छोटे वाले को dx बोल दो और आप फिर इस dx को ही बहुत बार ऐड करो तो आपका पूरा एरिया आ जाएगा। ये तो इंटीग्रेशन करते हैं ना आप लोग, एक लिमिट से यहां तक के इंटीग्रेट करोगे, मतलब यहां से यहां तक के इस चीज को ऐड कर दो तो आपका पूरा एरिया आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वही चीज हम यहां भी करेंगे। आपका ये छोटा सा लेंथ dl है और ये आपका क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए स्क्वायर पर सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ और ये एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अरे ऐसी तो अपन वो सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर कहां से आया, पाई आर स्क्वायर उसके सर्कल का एरिया है और एच उसकी हाइट है। आप उस पाई आर स्क्वायर को एच बार ऐड कर दो, सॉरी एच से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ जाएगा। चलो डायग्राम बना लो ये वाला पहले। ये आपका लिख देना नीचे, एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये डायग्राम में गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये मैंने आई और एफ लिखा है, तो आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल। इनिशियली आपका पिस्टन यहां पे था और फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन, ये फाइनल पोजीशन है पिस्टन की। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी निकालते हैं अपन। वर्क डन का पी और वी के टर्म्स में आएगा। जैसे आप लोग फिजिक्स का वर्क डन एफ इंटू एस बोलते हैं, वैसे यहाँ पे पी इंटू वी हो जाएगा। ये कुछ नहीं तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है ना उसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं भी दे रहे हो, अपने आप से कुछ वेट्स नहीं डाल रहे हो, तो भी एक प्रेशर तो उस पर लग ही रहा है। वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उसी को अपोज कर रहा है। तो ये जरूर से जो पिस्टन होगा, ये किस टाइप का फ्रिक्शन होता है, पिस्टन होता है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस होगा तभी तो गैस उसको ऊपर धक्का दे पा रही है ना, वरना यही आजू बाजू से फ्रिक्शन होता तो वो ऊपर जा ही नहीं पाता। तो जनरली अपन इन केसेस में क्या लेते हैं, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो कि आराम से फ्रीली मूव हो पा रहा है उस सिलेंडर में विदाउट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, बन गया डायग्राम। नीचे लिखेंगे, कंसिडर अ गैस। वर्क का अपन फॉर्मूला निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालते हैं। कंसिडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, कंसिडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston, fitted with a frictionless piston, fitted with a frictionless system, piston, sorry, frictionless piston, piston, frictionless piston। ठीक है, नीचे लिखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of cylinder, area of cross section of cylinder is equals to a square centimeter। नीचे प्रेशर, नीचे लिखो प्रेशर ऑन द पिस्टन, प्रेशर ऑन द पिस्टन, प्रेशर ऑन पिस्टन पी, पी। जो जाहिर सी बात है, अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो अंदर के प्रेशर से कम ही होगा, वरना एक्सपेंशन होना हो पाता, कंप्रेशन हो रहा होता। सुन रहे हैं क्या? ठीक है, तो नीचे ब्रैकेट में चाहो तो लिख भी ले सकते हो कि विच इज स्लाइटली लेस देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। ये क्या होता है, ये अभी फिलहाल एक्सपेंशन के केस में अंदर के प्रेशर से ये वाला प्रेशर कम है, विच इज स्लाइटली लेस देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो डीएल आपने लेबल किया, डीएल का मतलब क्या, नीचे लिखना, डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपैंड्स, डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपैंड्स, distance through which gas expands is equals to dl सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमने ले लिया, डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपैंड्स इज dl सेंटीमीटर। dl सेंटीमीटर से आपकी गैस एक्सपैंड हो गई। ठीक है, प्रेशर होता क्या है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। पढ़ते हैं ना, P इज इक्वल्स टू एफ इंटू सॉरी एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फोर्स आ जाएगा आपका P इंटू ए, है ना। तो नीचे लाइन में लिखेंगे या फोर्स, हाँ फोर्स आ जाएगा P इंटू ए। तो नीचे लिखा प्रेशर P इज इक्वल्स टू एफ बाई ए,
P इज इक्वल्स टू F बाई A, तो यहां से F आ जाएगा P इंटू ए, P इंटू ए, मतलब अपन वो फिजिक्स वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है, F इंटू एस बोलते हैं ना अपन, F इंटू DL, तो फोर्स की जगह क्या डाल दूंगा मैं, P इंटू ए, है ना, आपने निकाला ना, फोर्स इज इक्वल्स टू P इंटू ए आ रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, F इंटू DL, डिस्प्लेसमेंट, तो F की जगह डाल देंगे P इंटू ए, और ये वर्क को भी ना स्मॉल वर्क डन लेना, आप भले ये वाला डेल्टा यूज कर लो, स्मॉल वर्क डन, नीचे लिखे ना, स्मॉल वर्क डन del W is equals to F डॉट DL, ठीक है, और F की जगह P इंटू ए डाल देंगे इंटू DL, और ये A इंटू DL हो जाएगा V, क्या हो जाएगा, V, dV, क्या हो जाएगा, dV, वॉल्यूम, अरे छोटा लेंथ है तो वॉल्यूम भी छोटा होगा, ठीक है, dV, तो P इंटू DV हमारा वर्क डन का एक एक्सप्रेशन बना है, ठीक है, अगर मुझे इसको फाइनल वर्क डन निकालना है तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, विथ लिमिट V1 टू V2, पहले वॉल्यूम कितना था V1, अब वॉल्यूम कितना है V2, तो नीचे लिखेंगे इफ द गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम, if the gas expands from if the gas expands from initial volume V1 to final volume V2, if the gas expands from initial volume V1 to final volume V2, then the total work done W will be given as इंटीग्रेशन V1 से V2, आप किसको ले लोगे, डेल W को, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो PdV, P को बाहर ले लो और dV का अपन इंटीग्रेशन करवा देंगे, तो क्या आएगा, dV का इंटीग्रेशन V होगा, हाँ मतलब V पहले, बाद में आप लिमिट पुट करेंगे V1 V2, तो P V2 माइनस V1, ये आपका वर्क डन आया, P V2 माइनस V1, जिसको आप चाहो तो डेल V भी लिख सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम, P del V, where del V is the change in volume of the gas, del V क्या है आप लिख लेना नीचे, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, कई बार आपको बुक्स में यहाँ पे P की जगह ना P एक्सटर्नल लिखा हुआ भी मिलेगा, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ये तो दो प्रेशर है ना, अंदर गैस का भी तो प्रेशर लग रहा है जिसके कारण वो पिस्टन रेज हो रहा है, और एक प्रेशर बाहर का भी लग रहा है, तो दोनों को अलग अलग देने के लिए आप बाहर वाले को PEXT लिख दो, EXT मतलब एक्सटर्नल, जो बाहर का फोर्स है, ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इनटू डेल V, ये भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए सर साइन कन्वेंशन लिखते हैं, नीचे लाइन में लिखना, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट SI कन्वेंशंस, according to latest SI conventions, W is taken as positive, इसको अच्छे से कहीं लिखना बॉक्स के अंदर या कुछ हाईलाइट करना ताकि आपको साइन पता चले W का, देखो हमको हीट का तो पता है कि जब भी नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकल रही है, और एब्जॉर्ब के समय हीट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ये चीज अपन del U में भी लास्ट क्लास में बात किए थे कि del U पॉजिटिव आ रहा है मतलब इट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, और del U नेगेटिव आ रहा है मतलब इट हैज बीन रिलीज्ड, है दोनों ही हीट एनर्जी, पर आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि सिस्टम ने वो हीट एनर्जी छोड़ी है कि ली है, तो आप सिर्फ वैल्यू लिख के नहीं छोड़ सकते, अगर आप उसमें लिख दिए 50 जूल तो ऐसा माना जाएगा कि वो एब्जॉर्ब हुई है, -50 लिखोगे तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उतनी एनर्जी रिलीज करी है, तो हमको हीट का साइन कन्वेंशन पता है, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव, पर वर्क का भी लिखना जरूरी कि वर्क को कब पॉजिटिव मानेंगे कब नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि दोनों ही बोल रहे हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन ही बोल रहे हैं, वर्क ऑफ कंप्रेशन ही बोल रहे हैं, तो आप वैल्यू से बता दोगे कि एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, इसलिए कन्वेंशन जरूरी होते हैं, ठीक है, हाँ तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट SI कन्वेंशन W is taken as positive if work is done on the system, W is taken as यानी कि work is taken as positive if
वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो, आप ब्रैकेट में लिख लो वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन, या सिंपली कंप्रेशन भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। एक्सपेंशन गैस खुद हो रही है तो वो होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और कंप्रेशन आप बाहर से कर रहे हैं तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम समझ में आ रहा है ना, पिछली क्लास में भी अपन डिस्कस किए थे ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम के बारे में। हाँ, तो ये आपका क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव, ठीक है, फॉर कंप्रेशन, एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव, एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव, and is taken as negative if the work is done by the system, if the work is done by the system, if the work is done by the system, ब्रैकेट में लिख लो वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये जो हमारा वर्क का फॉर्मूला आया है ना, इसमें एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं नेगेटिव साइन, ये कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए। पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, ये नेगेटिव साइन से क्या होगा समझना एक बार। मान लो मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंशन की, ठीक है, एक्सपेंशन में क्या होगा, V1 V2 से बड़ा होगा कि V2 V1 से बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा क्योंकि पहले का वॉल्यूम V1 था, अब गैस एक्सपैंड हो चुकी है तो वॉल्यूम बढ़ गया है, तो V2 बड़ा होगा V1 से। तो इस केस में आपका डेल वी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, करेक्ट। तो अगर आपने सेम वैल्यूज यहां पुट कर दी, पी एक्सटर्नल की जगह प्रेशर रख दिया और डेल वी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो एक्सपेंशन वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए अपन सामने नेगेटिव लगा दिए ताकि डेल वी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बाहर एक नेगेटिव से ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन, ताकि कन्वेंशन को फॉलो कर सके। बिकॉज लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन वर्क शुड बी रिटर्न इन नेगेटिव एंड कंप्रेशन वर्क शुड बी रिटर्न इन पॉजिटिव। कंप्रेशन में क्या होगा समझना, कंप्रेशन के केस में आपको पता है V1 बड़ा होगा V2 से, तो उसमें तो वापस ऑटोमेटिकली आपका डेल वी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल मेक द वर्क पॉजिटिव, एंड अकॉर्डिंग टू अवर लेटेस्ट एसआई कन्वेंशन वर्क ऑफ एक्सपेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए अपन अपने फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन अटैच कर देंगे, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखना देयरफॉर द फॉर्मूला या जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इज रिटर्न एज, देयरफॉर द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इज रिटर्न एज, एक नेगेटिव साइन बस लगा देंगे, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इज रिटर्न एज W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। तो ये माइनस लगाने से आप एक्सपेंशन वर्क को नेगेटिव आएगा आपका एक्सपेंशन वर्क, क्योंकि देखो एक्सपेंशन में डेल वी का वैल्यू पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव, तो आपका आंसर तो फिर नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए अपन सामने पहले से एक नेगेटिव लगा दिए हैं, समझ रहे। और वही चीज कंप्रेशन में डेल वी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो कंप्रेशन का वर्क आपने वैसे भी लिखा है कि पॉजिटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एसआई कन्वेंशंस, ठीक है। तो ये आपका फाइनल वर्क का फॉर्मूला हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, ठीक है। चलिए यूनिट क्या होगी, वर्क डन की एनर्जी के जैसी होगी, जूल्स, तो नीचे एक लाइन में वो भी लिख लो, यूनिट्स ऑफ वर्क आर सेम एज दोज ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ वर्क आर द सेम एज दोज ऑफ एनर्जी। हाँ वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये देखो ये भी पॉजिटिव है और एक्सपेंशन केस में ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए अपन सामने नेगेटिव लगाए हैं, प्रेशर तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ठीक है। ये हम बाहर के प्रेशर की बात कर रहे हैं, इस वाले प्रेशर की, हाँ नहीं तो एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर कैसे खींचेगा, वो तो अंदर का प्रेशर है जो उसको ऊपर खींचेगा ना, एक्सटर्नल प्रेशर तो हमेशा नीचे ही दबाएगा, तो यानी ये इसका डायरेक्शन तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखते हैं अपना, हीट, लिख लो अगला, हीट। थर्ड क्वांटिटी है ना, पहली क्वांटिटी इंटरनल एनर्जी पढ़े थे, इसको अपन यू से रिप्रेजेंट किए थे, उसके चेंज को डेल यू से, और दूसरा हो गया हमारा वर्क डन, तीसरा लिखेंगे हीट।
represented by small q, ब्रैकेट में small q लिख लेना, represented by small q, हाइफन डाल के लिख लो. Heat is another mode of energy. Heat is another mode of energy. Heat is another mode of energy exchanged between the system and the surroundings. Heat is another mode of energy exchanged between the system and the surroundings. और उसका रीजन क्या होता है? हीट कब फ्लो करती है? जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है. एंड जनरली द हीट ट्रैवल फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड बॉडी, राइट? कोल्ड हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर होता है. यानी कि हीट ट्रांसफर तभी होगा जब दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है. अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला. ठीक है, तो क्या लिखे? एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर. as a result of the difference in their temperature. In their temperature. ठीक है, इसके लिए भी साइन कन्वेंशन लिखना, नीचे लिख लो. when heat is given by the system to the surrounding, when heat is given by the system to the surrounding, यानी कि सिस्टम से हीट बाहर आ रही है, तो इट इज टेकन एज, या इट इज गिवन अ नेगेटिव साइन. व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, इट इज गिवन अ नेगेटिव साइन. इट इज गिवन अ नेगेटिव साइन. और वही दूसरा लाइन क्या हो जाएगा? जब सिस्टम हीट एब्सॉर्ब कर रहा होगा तो इट विल बी गिवन अ पॉजिटिव साइन. तो उसको भी लाइन लिख लो. When heat is absorbed by the system from the surroundings, when heat is absorbed by the system from the surroundings, it is given a positive sign. It is given a positive sign. सेम चीज उसके लिए भी थी, एनर्जी के लिए, इंटरनल एनर्जी. U2 माइनस U1, U1 माइनस U2 के ना पॉजिटिव नेगेटिव आया था. मतलब रिएक्टेंट्स के पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो प्रोडक्ट बनने के बाद दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड. तो U2 छोटा हो जाएगा, U1 बड़ा था, तो U2 माइनस U1 इज नेगेटिव. तो रिलीव्ड एनर्जी को नेगेटिव बोलेंगे और एब्सॉर्ब्ड एनर्जी को पॉजिटिव बोलेंगे. यही हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का भी बेसिक होता है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट इज रिलीज्ड. तो हीट तो दोनों तरीके से रिएक्शन के अंदर भी आ रही है या रिएक्शन से बाहर भी जा रही है. तो उसके लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव बताना जरूरी है कि ये हीट कैसी है, अंदर आने वाली हीट है कि बाहर जाने वाली हीट है. यानी कि हीट इज एब्सॉर्ब्ड और इट इज रिलीज्ड. ठीक है, ओके. तो इट इज गिवन अ पॉजिटिव साइन. यूनिट क्या हो जाएगा वो भी लिख लो इसका. कैलोरी. हीट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन कैलोरी. हीट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज. और कैलोरी और जूल का भी एक रिलेशनशिप लिख लेना. 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स. 4.2 जूल्स. एक्चुअली 18 होता है, आप उसको अप्रोक्सीमेटली 2 लिख देते हैं. तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल. ये आपका हीट का दोनों यूनिट का रिलेशनशिप हो गया. ठीक है, देखो हमारा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन था, बट हीट एनर्जी एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन. ना, ये हमारे पाथ फंक्शन होंगे. दे आर दी पाथ फंक्शन, दे विल डिपेंड अपॉन दी पाथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हीट का नहीं, वो इसी से निकल जाएगा, मतलब अपने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से ही, कोई फॉर्मूला नहीं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो मैंने आपको बताया था पहला लॉ हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का ही है. एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है. ठीक है, बट वही एनर्जी को अपन वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, है ना. तो नीचे लिखना. इट स्टेट्स दैट energy can neither be created
nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed, although it may be converted from one form to another. Although it may be converted from one form to another. Although it may be converted from one form to another. यहां भी वही होगा, हमने अपने सिस्टम पे जो भी काम किया है, या हमने हमारे सिस्टम ने जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया है, वर्क और हीट, ये दोनों ही उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली वर्क एंड हीट गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुए, ओवरऑल दोनों की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और एक और लिखो, और करके एक और स्टेटमेंट लिखना, और करके लिख लो एक स्टेटमेंट और, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स remains constant, remains constant. The total energy of the universe remains constant. यूनिवर्स अपन बात किए थे ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम यूनिवर्स बोलते हैं। और आप ये सोचिए कि जो भी आपके सिस्टम ने हीट बाहर रिलीज करी है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में वो हीट का लॉस हुआ है, पर उस सराउंडिंग ने तो गेन किया है ना, तो ओवरऑल सिस्टम प्लस सराउंडिंग का तो एनर्जी अभी भी सेम आ रहा है, बस ये कि इसका कम हुआ उसका बढ़ गया है, ऐड होकर के तो सेम आएगा ना। मतलब मान लीजिए इसका 5 था, इसका 0 है, अब इसका 2.5 हो गया, इसने 2.5 बाहर दे दिया, तो अब उसका भी 2.5 हो गया, तो 2.5 + 2.5 अभी भी 5 हुआ। मतलब ओवरऑल द एनर्जी इज कंजर्व्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, ऐसे अपन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते थे कि एक बॉडी का मोमेंटम कम हुआ, दूसरे बॉडी का मोमेंटम बढ़ गया, बट वो सिस्टम का तो मोमेंटम कांस्टेंट है ना। दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इंडिविजुअल चीजों की एनर्जी चेंज हो रही है, बट ओवरऑल पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि अगर एक लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा होगा, तो आपका घटा है तो सामने वाले का बड़ा है, ऐड करो ना तो अभी भी सेम आएगा। इससे यूनिवर्स पूरा एज अ होल बोल दिए कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड एक और लिखो, एक और लास्ट और करके, तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। हालांकि पहला स्टेटमेंट सबसे इजी है, हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं वो स्टेटमेंट, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेटमेंट लिखना, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, the energy of an isolated system is constant. The energy of isolated system is constant. आइसोलेटेड सिस्टम अपन देखे थे ना, सिस्टम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पर ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज, तो जो आपका सिस्टम है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं लॉ को। ठीक है, चलिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, नीचे लिखना, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ये एक डायग्राम बनाना पहले, फिर अपन मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते हैं। हो गया, इसको समझेगा ये तीनों सेटअप में हो क्या रहा है। हम बोल रहे हैं पहले इनिशियली हमारा सेटअप कुछ ऐसा है, इसके अंदर जो भी गैस होंगे उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, U1, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब आपने उस सिस्टम में कुछ ना कुछ हीट दिया, हीट इज एब्जॉर्ब, यहां आप लिख सकते हो हीट इज एब्जॉर्ब, प्लस क्यों लिखा हो ना, मतलब वो एब्जॉर्ब हीट होगी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, उसके कारण क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई।
तो आपने पुरानी एनर्जी में Q ऐड कर दिया, बिकॉज इससे एनर्जी बढ़ेगी उसकी। अब आपने कर दिया उस सिस्टम पे कुछ वर्क, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन वर्क हुआ होगा, और ये हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव। अभी अपन ने पीछे साइन कन्वेंशन लिखा है वर्क का, तो प्लस W आपने इसमें ऐड कर दिया। तो अब आपका टोटल जो हो गया वो कितना हो गया, U1 प्लस Q प्लस W, विच इज इक्वल्स टू U2, नया वैल्यू, फाइनल वैल्यू। तो U2 इज इक्वल्स टू U1, सम हीट इज एब्सॉर्ब्ड, सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। उससे आपका नया इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U1 प्लस Q प्लस W। U1 को इधर ले आते हैं, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W, या फिर डेल U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन होता है फर्स्ट लॉ का। ठीक है, आप चाहो तो यहां से Q का वैल्यू निकाल सकते हो, आप W को उधर भेज दो, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल U माइनस वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, माइनस PdV। माइनस लगाए थे ना अभी लास्ट में एक, साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए। तो डेल U प्लस P डेल V, ये आपका Q हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ऐसा एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं Q का। ठीक है, इसी में आप W का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डेल U इज इक्वल्स टू Q माइनस P डेल V। और ये मैंने Q के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला निकाला, तीनों बॉक्सेस के फॉर्मूले एक ही है ना, इधर उधर बस करके अलग अलग फॉर्म में लेके आए हैं, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, डेल U को Q माइनस, मतलब यहां पर ही साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो W ही आएगा, मतलब आप भले फिर माइनस PdV लिख दो ना, तो वही तो चीज है। ठीक है, यही तो, अभी तो वही लिखे ना, W की जगह माइनस PdV। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, express the change in internal energy, express the change in internal energy of a system, express the change in internal energy of the system when तीन अलग अलग पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट लिखना, नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि Q इज इक्वल्स टू जीरो है ना, नो हीट इज एब्सॉर्ब यानी कि Q जीरो हो जाएगा हमारे इक्वेशन के हिसाब से। नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, full stop. What type of wall does the system have? What type of wall does the system have? ओवरऑल एक क्वेश्चन तो आपको हर बार ही करना है, एक्सप्रेस करना है किसको, डेल यू को, अलग अलग केसेस में। एक्सप्रेस दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल यू ऑफ अ सिस्टम व्हेन, पहला केस है कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है सिस्टम में, यानी कि Q जीरो होगा। और आपको इस वॉल का नाम भी बताना है कि ये वॉल कैसी होगी। हमने चार टाइप के प्रोसेस देखे थे, आपको याद होगा, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक। जिसमें अपन एडियाबेटिक में बोलते थे कि कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये वॉल कैसी होने वाली है, एडियाबेटिक वॉल। अगर हीट का एक्सचेंज होता तो अपन ने वहां पे एक चीज और लिखी थी, थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स, कि हीट का एक्सचेंज हो पा रहा है सराउंडिंग के साथ, तो वो कोई थर्मल कंडक्टिंग वॉल होगी, तभी तो हीट आना जाना कर पा रही है ना, अंदर से बाहर आ रही है, बाहर से अंदर आ रही है हीट। मतलब जो आप हीट दोगे अभी वाली वॉल में, एडियाबेटिक वॉल में, आप बाहर से कितनी भी हीट दे दो, अंदर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, नो हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस। उस टाइप की वॉल को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक वॉल। ठीक है, तो आपसे वॉल का नाम पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज दिस सिस्टम हैव। सेकंड पार्ट लिखिए इस क्वेश्चन का, बाद में फिर तीनों को एक साथ आंसर करेंगे। सेकंड पार्ट लिख लो पहले, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम,
यानी कि अब W0 है, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q amount of heat, but Q amount of heat is taken out from the system, is taken out from the system, taken out. यहां तो हमने एब्जॉर्ब कराई थी तो प्लस क्यू लियो हो, टेकन आउट होगा तो क्या होगा, माइनस क्यू हो जाएगा। तो क्यू की जगह पर माइनस क्यू रख देंगे अपने इसी इक्वेशन में, और वर्क की जगह क्या रख देंगे, जीरो, वर्क विल बी जीरो, क्यू की जगह माइनस क्यू। हाँ, क्या लिखे, वर्क इज डन, सॉरी, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग, and given to the surrounding. Q amount of heat is taken from the system and given to the surrounding. What type of wall does the system have? और अब देखो हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, तो यहां पे वॉल कैसी होगी, थर्मली कंडक्टिंग. What type of wall does the system have? What type of wall does the system have? ठीक है. And last, third case, W amount of work is done by the system. W amount of work is done by the system वाला, ये by the system मतलब वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो कि नेगेटिव होता है, तो यहां पे आप W को क्या लिखोगे, माइनस W. W amount of work is done by the system, क्योंकि देखो आपने फर्स्ट केस में लिखा है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, फर्स्ट केस में वहां पे ऑन को अंडरलाइन रखो और यहाँ बाय को अंडरलाइन कर लो ताकि आपको दोनों में डिफरेंशिएट करने में आसानी हो. वहां आप W ही लोगे पर यहाँ पे आप माइनस W लेंगे. ठीक है. हाँ, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. Q amount of heat is supplied to the system. Full stop. What type of system would it be? What type of system would it be? ओपन सिस्टम कैसे बोल सकते हैं, हीट एक्सचेंज हो रहा है ना बस ना, ऐसा कुछ तो कहीं नहीं लिखा है कि मैटर भी जा रहा है अंदर बाहर आ रहा है, तो एक क्लोज सिस्टम ही होगा. और हीट एक्सचेंज भी नहीं होता इसमें, तो अपन आइसोलेटेड सिस्टम बोल देते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? चलो फर्स्ट वाला कर लो पहले. पहला क्या लिखा हुआ है, हर बार आप देखो इक्वेशन यही चालू करोगे, हर बार आपको डेल यू का वैल्यू बताना है हर केस में. तो पहले वाले केस में क्या बोल रहा है, नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू जीरो. तो फर्स्ट केस लिख लो, पहले केस में Q क्या जीरो हो जाएगा, Q इज इक्वल टू जीरो. तो आपका डेल यू किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर. डेल यू विल बी, तो फर्स्ट केस का डेल यू का वैल्यू आ जाएगा W. ठीक है. और व्हाट टाइप ऑफ वॉल बोला तो नीचे लिख लेना, एज नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, as no heat is absorbed by the system, as no heat is absorbed by the system, the wall is adiabatic. The wall is adiabatic. The wall is adiabatic. ठीक है. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड, एटलीस्ट डेल यू का इक्वेशन लिखिए अपने से. सेकंड केस में राइट द इक्वेशन ऑफ डेल यू. पढ़िए, जो जो लिखा हुआ है उसको बस फॉलो करना है. डेल यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है. तो W जीरो है क्योंकि नो वर्क इज डन. लिख लेना हियर W इज इक्वल्स टू जीरो, Q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, और ये वैल्यूज पुट कर दीजिए अपने फॉर्मूले में. तो आ जाएगा आपका डेल यू इज इक्वल टू, सेकेंड केस में डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस W, सॉरी माइनस क्यू, माइनस क्यू. ठीक है. और वॉल का नाम लिखे ना, एज हीट इज टेकन आउट, एज heat is taken out, the system must be having, the system must be having thermally conducting walls, thermally conducting walls, thermally conducting walls. ठीक है. एंड लास्ट पढ़ लो एक बार,
W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो यहां आपका W हो जाएगा माइनस W। सेकेंड लिखा है Q अमाउंट ऑफ इट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी कि यहाँ पे Q आपका Q ही रहेगा क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है ना। इसके पहले रिलीज था तो आपने Q को माइनस Q लिखा था। साइन कन्वेंशन फॉलो करते रहना ना, जो अपन ऊपर लिखे हैं W का भी और Q का भी, तब आपका डेल U का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। यहाँ पे आएगा आपका Q माइनस ये U माइनस W जो आप बोल रहे थे ना, जब वर्क डन नेगेटिव है तो डेल U क्या हो जाएगा Q माइनस W, यानी कि ये क्या है वर्क डन बाय दी सिस्टम है ना ये, हाँ तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन डेल U इक्वल्स टू Q माइनस W, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और पार्ट क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी। आपको कि कुछ मैटर के बारे में बोला नहीं है कि मैटर को भी ऐड करने पर एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ती है ना। तीन तरीके से एनर्जी को चेंज कर सकते हैं अपन, आइदर बाय सप्लाइंग हीट और रिमूविंग हीट, आइदर बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम या वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या फिर तीसरा मैटर लीव्स या एंटर्स द सिस्टम। तो मैटर के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि ये ओपन सिस्टम होगा, ठीक है। पर क्योंकि हीट के बारे में तो लिखा ना कि हीट इज, ठीक है ना, क्या लिखा है, हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, मतलब आप सप्लाई कर पा रहे हो, मतलब वो एक क्लोज सिस्टम ही होगा। क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम होता तो आप सप्लाई भी नहीं कर पाते। तीन टाइप के सिस्टम पढ़े अपन, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। तो ओपन नहीं है ये क्योंकि मैटर के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, आइसोलेटेड नहीं हो सकता क्योंकि हीट अंदर जा रही है, तो क्या बचा फिर हमारा, क्लोज ही हुआ, क्योंकि उसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है क्लोज सिस्टम में। भले मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता बट हीट का एक्सचेंज तो हो सकता है, ठीक है। तो लिख लो इसमें नीचे, द सिस्टम should be a closed system. The system should be a closed system. The system should be a closed system. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक हेड डालेगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखना है दोनों के। A reversible process is a process which is carried out. A reversible process is a process which is carried out, infinitesimally slowly. Infinite की स्पेलिंग लिखना पहले, INFINITE, infinite, फिर STIMALLY, infinite stimuli slowly, मतलब बहुत धीरे धीरे हम प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। कैरिड आउट इनफाइनाइट सिमिली स्लोली, सो दैट ऑल द चेंजेस अकरिंग, इन द डायरेक्ट प्रोसेस, so that all the changes occurring in the direct process can be exactly reversed, रिवर्सिबल का मतलब तो ये होता है ना कि आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, जो आपने अभी किया है उसका रिवर्स भी ट्रू है। कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स एंड द सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन अ and the system remains almost in a state of equilibrium, with the surroundings at every stage of the process, and the system remains almost in a state of equilibrium, equilibrium का मतलब होता है बैलेंस, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस हो रहा है, उसको बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम। मतलब कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है ना, वो रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होगा, बट वो एक स्टेट रीच करेगा जहां पर चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। मतलब ना आप प्रोडक्ट बनेंगे आगे और ना रिएक्टेंट और आपको कम होते हुए नजर आएंगे। पर ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन अभी भी हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। और आप ये समझिए कि जितने देर में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं,
उतने ही देर में प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट बना दे रहे हैं। तो ना रिएक्टेंट कम होता हुआ नजर आ रहा है, ना प्रोडक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन रुक गया है। समझ रहे हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इसके बाद अपना चैप्टर इक्विलिब्रियम ही है। ऐसा मैं एक रिएक्शन लेता हूँ A+B, और ये रिवर्सिबल का साइन होता है हमारे रिएक्शंस का, जिसका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों पॉसिबल है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ये होंगे, प्रोडक्ट ये होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? क्या चला रहा है कब से फोन? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब ये कि रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा अपने आप। जब रिएक्टेंट ही खत्म होगा तो कौन रिएक्ट करेगा अब? और प्रोडक्ट आगे और बनेंगे नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट ही खत्म हो चुका है। पर ऐसा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। बट हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, शुरू शुरू में हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि अभी तक तो प्रोडक्ट बने ही नहीं थे ना। तो शुरू शुरू में हमारे रिएक्टेंट्स बहुत फास्टली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, बट एक समय ऐसा आएगा जहां पे प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाना चालू कर देंगे, है ना, और इनकी स्पीड भी बराबर हो जाएगी। जितना स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा था, उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी चालू हो जाएगा। तो अब उस केस में जितने देर में प्रोडक्ट बनेंगे, उतनी ही देर में प्रोडक्ट वापस से क्या बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे। समझ रहे हैं क्या? तो ये रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होने वाला। तो इसलिए वो पर पहुंचेगा क्या, इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। मतलब ऐसा स्टेट जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है। क्या हो गया? उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ना रिएक्टेंट अब आपको घटते हुए नजर आएंगे, ना प्रोडक्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन रुक गया है, अभी भी रिएक्शन चल रहा है। अभी भी ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, और उतनी ही देर में सी और डी रिएक्ट करके वापस से ए और बी बना डाल रहे हैं। तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, दोनों तरफ से सेम। और उस केस में इनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुके हैं, इनके कंसंट्रेशन चेंज नहीं होंगे। बट चेंज नहीं होंगे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि रिएक्शन रुक गया है सर, रिएक्शन चल रहा है। इससे अपन बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मतलब जो स्टैटिक नहीं है, जो रुका हुआ नहीं है, जो चल रहा है। बट हो सकता है कि आपको चलता हुआ ना दिखे, क्योंकि आप तो चलता हुआ तभी मानोगे ना जब प्रोडक्ट और बढ़े। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे एक रिएक्शन होता है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, जिससे बनता है अमोनिया। ठीक है, तो अगर आपकी अमोनिया बनाने की फैक्ट्री है, तो आप चाहोगे दिन भर अमोनिया का प्रोडक्शन होता रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया के पैकेट बने, हम मार्केट में बेचे, पैसा कमाए। तो आप तो यही चाहोगे कि अमोनिया बनता रहे। बट एक समय दिन में ऐसा आएगा जब जहां पर इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। जितने देर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे होंगे, उतनी देर में अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर से बना रहा होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपका जो प्रोडक्शन है वो रुक गया है, रिएक्शन चल रहा है पर प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मान लो अगर ये 10 किलो बना होगा, तो वो बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि जितने देर में ये बन रहा है उतने देर में वापस से ये डिकम्पोज हो जा रहा है। तो आप तो बढ़ता हुआ नहीं मानोगे ना इसको, क्योंकि 10 किलो के बाद वो बढ़ ही नहीं रहा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इस स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये उस कंपनी के प्रोडक्शन के हिसाब से हानिकारक है, उसके लिए इक्विलिब्रियम पहुंचना गलत है, क्योंकि वो तो भी मशीन तो चल ही रही है ना अभी भी, पर प्रोडक्शन तो 10 किलो का 10 किलो ही है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो क्या करेगा, वो बीच बीच में इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता रहेगा, और जब वो डिस्टर्ब करेगा तो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप ये समझिए कि वो धीरे धीरे अमोनिया को निकालता रहेगा बाहर। तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड से चलेगा। फिर और हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में जब आएंगे। पर अभी इक्विलिब्रियम समझ में आ गया ना आपको, कि एक वो स्टेट है हमारे रिएक्शन का, वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, इरिवर्सिबल का नहीं। इरिवर्सिबल तो कंप्लीशन करेंगे पूरा, इरिवर्सिबल तो कंप्लीट होंगे। अगर रिएक्टेंट आपने सही रेशियो में लिया होगा, तो वो रिएक्टेंट पूरा खत्म भी होगा। कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो शायद एक खत्म हो जाए, दूसरा बच जाए। पढ़ते थे ना अपन लिमिटिंग रिएजेंट, कि एक को आपने एक्सेस में ले लिया, दूसरे कम ले लिया, तो कम वाला जैसे ही खत्म हुआ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ज्यादा वाला बचा रह जाएगा, पर और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ रहे हैं क्या? मैं क्लियर? ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल में होता है, बट इक्विलिब्रियम कहां पहुंचेगा, आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, द सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग at every stage of the process, at every stage of the process, at every stage of the process। ठीक है, इरिवर्सिबल का भी एक लाइन का बस डेफिनेशन लिख लो। तो हालांकि इसका कोई लंबा डेफिनेशन नहीं है,
है ना, बट आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो कि अ प्रोसेस विच डज नॉट मीट a process which does not meet a process which does not meet the above requirements, a process which does not meet the above requirements is called an irreversible process, is called an irreversible process. That is the direct process cannot be reversed, the direct process cannot be reversed, cannot be reversed, the direct process cannot be reversed, and any change in the external condition, and any change in the external conditions disturbs the equilibrium, disturbs the equilibrium. मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम पहुंचेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि बार बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता रहेगा, आपका कभी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा ही नहीं. बट यहाँ पे तो पहुंच रहा है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है. एक समय ऐसा आएगा जहां पे दोनों का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट और घटेंगे नहीं, प्रोडक्ट और बढ़ेगा नहीं. ठीक है, ठीक है, जब इसको अपन नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे. इसका एक फॉर्मूला डिराइव करना है अपन को रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. वर्क डन का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन. ठीक है, फिर एंथैल्पी वर्ड में आएंगे. एक टर्म हम पे और पढ़ना है एंथैल्पी, वो भी फर्स्ट लॉ का ही पार्ट है ना. फिर एंट्रोपी आएगा, तब अपन सेकंड लॉ पढ़ पाएंगे. जैसे अभी अपन ने वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी पढ़ करके फर्स्ट लॉ पढ़ा, वैसे ही अब सेकंड लॉ पढ़ने के लिए अपन को एंथैल्पी एंट्रोपी दोनों पढ़ना है. हालांकि एंट्रोपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ के लिए, पर एंथैल्पी भी क्या होती है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला और एंथैल्पी हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू.